जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक जापानीज हॉरर मिस्ट्री फिल्म एनदर के बारे में। दोस्तों ये फिल्म एक नॉवल पे बेस्ड है जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1998 का समय दिखाया जाता है, जहां पे एक हॉस्पिटल में कोइची नाम का लड़का एडमिट हुआ था। कोइची को एक बीमारी थी जिसके कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कोइची खतरे से बाहर आ जाता है। तभी कोइची की ग्रैंडमा उसे देखने के लिए उसके पास आती है। उसकी ग्रैंडमा उससे बातें करती है जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी इस शहर में शिफ्ट हुआ है। कुछ देर बाद कोइची जब बाहर जाता है तो उसे एक अनजान लड़की नजर आती है जिसकी एक आंख पे पट्टी लगी हुई थी और वो काफी अजीब सी थी। कोइची उसके पीछे एलिवेटर तक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। वो लिफ्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट में रुकती है और वो लड़की वहां से चली जाती है और कोइची ये देख के सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई होगी। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कोइची अब पूरी तरह ठीक हो गया था और उसने एक स्कूल को ज्वाइन किया था। कोइची का क्लास टीचर उससे मिलता है और उसे सारे रूल्स समझाता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पे एक रूम है जिसके अंदर वो कभी ना जाए। कोइची ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर उसके बाद उसका टीचर उसे उसकी क्लास में ले जाता है। वो सबको उससे इंट्रोड्यूस कराता है और कोइची से कहता है कि वो अपने बारे में उन्हें बताए। कोइची सबको बताता है कि उसका नाम कोइची है और वो हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। उसके पिता को काम के सिलसिले में इंडिया शिफ्ट होना पड़ा, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी नानी के घर रहने के लिए आया है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। तभी कोइची उस क्लासरूम में उसी लड़की को देखता है जो उसे हॉस्पिटल में दिखाई दी थी। पीरियड खत्म होने के बाद कोइची अपने क्लासमेट से बातें करता है, जहां वो उनसे उस अनजान लड़की के बारे में पूछता है। उसे क्लासमेट उसे बताते हैं कि उस सीट पर कोई भी नहीं है और ये सुन के कोइची हैरान हो जाता है। स्कूल के बाद कोइची अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी मासी उससे मिलने आई थी। उसकी मासी उससे मिलती है और अपनी बहन की फोटो को देख के उसे याद करती है। वो उससे कहती है कि उसकी बहन को मरे हुए 15 साल हो गए हैं और उसे खुशी है कि वो उनकी माँ के पास यहाँ पे रहने आया है। वो उसे ये भी बताती है कि वो उसी के स्कूल में उसकी टीचर है। ये सुन के कोइची खुश हो जाता है और उसकी आंट उसे स्कूल के रूल्स समझाती है। वो उससे कहती है कि वो स्कूल में इधर उधर ना घूमे और अपने टीचर्स की बात माने। और जब वो उसे आखिरी रूल बताने वाली होती है तो ग्रैंडमा उसे खाने के लिए बुला लेती है, जिससे वो कोइची को आखिरी रूल नहीं बता पाती। अगले दिन कोइची प्लेग्राउंड में बैठा होता है जहां उसके पास एक लड़की आके बैठती है। वो लड़की और कोइची आपस में बातें करते हैं और तभी कोइची की नजर छत पे पड़ती है, जहां पे वो उसी लड़की को देखता है जिसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी। कोइची उस लड़की के बारे में अपनी दोस्त से पूछता है तो वो उससे कहती है कि ऊपर कोई भी नहीं है। कोइची सुन के हैरान हो जाता है और ऊपर जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। वो उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो लड़की उससे कहती है कि उसका नाम मिमेसाकी है। वो उससे ये भी कहती है कि अब फिर से वो कर्स शुरू होने वाला है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। तभी कोइची की बीमारी के कारण उसके सीने में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो उस लड़की का पीछा नहीं कर पाता। अपना चेकअप कराने कोइची डॉक्टर के पास जाता है जो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। कोइची फिर से स्कूल में जाता है जहां वो स्कूल लाइब्रेरियन को देख रहा था। तभी वहां पे मोशिजुकी नाम का एक स्टूडेंट आता है जो कि उस लाइब्रेरियन के बारे में उसे बताता है। वो उससे कहता है कि 26 साल पहले ये लाइब्रेरियन मिसाकी की क्लास के टीचर रह चुके हैं। ये सुन के कोइची उससे पूछता है कि वो किस मिसाकी की बात कर रहा है। इससे पहले वो लड़का उसे कुछ बता पाता तभी वहां पे उसके दोस्त आते हैं जो उसे वहां से ले जाते हैं। उसके बाद कोइची लाइब्रेरियन से बात करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे वो एक अजीब सी तस्वीर देखता है जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। तभी लाइब्रेरियन वहां पे आता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर कोइची अपने 2 क्लासमेट के पास जाके उनसे मिसाकी के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि आज से 26 साल पहले 3rd ग्रेड में मिसाकी नाम की लड़की पढ़ा करती थी। मिसाकी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसके टीचर और उसके क्लासमेट्स ने यह फैसला किया कि वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मिसाकी अभी जिंदा है। उन्होंने उसका एक पुतला बनाया और उसे क्लास में रखा ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मिसाकी वहीं पर है। लेकिन जब उसके दोस्त ग्रेजुएट हो गए तो वो मिसाकी को भूल गए और तभी से एक कर्स चलता हुआ आ रहा है। उनकी क्लास में हमेशा एक नॉन एक्सटेंट पर्सन होता है जिससे वो कभी भी बात नहीं करते, इसीलिए उसे भी उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए। कोइची उनकी बातें सुन के काफी डर जाता है और उसे लगता है कि मिसाकी एक भूत है। उसके बाद कोइची हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो एक नर्स से मिलता है जिससे वो पूछता है कि जब वो एडमिट हुआ था तो वहाँ पे क्या किसी लड़की की मौत हुई थी। नर्स उससे पूछती है कि वो इस बारे में क्यों जानना चाहता है तो कोइची उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो किसी स्पिरिट को देख रहा है। नर्स उससे कहती है कि वो इस बारे में पता करके उसे जरूर बताएगी और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। कोइची जब वहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक डॉल शॉप दिखाई देती है जिसके
इसके अंदर जब वो जाता है तो उसे वहाँ पे मिसाकी की डॉल मिलती है। तभी वहाँ पे मिसाकी आती है और वो उससे सवाल पूछने लगता है। मिसाकी अपनी आंख का पट्टा हटाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर अलग है। वो उसे बताती है कि उसकी एक आंख नकली है और ये कांच की बनी है और इससे वो मौत को देख सकती है। कोइची सुन के हैरान हो जाता है और तुरंत अपने घर चला जाता है। वो अपनी आंट से पूछता है कि आखिर 26 साल पहले उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। तो उसकी आंट उससे कहती है कि वो वक्त आने पर उसे सब बता देगी। अगले दिन स्कूल में एक लड़की कोइची पे नजर रखती है, जहाँ वो देखती है कि कोइची मिसाकी को फॉलो कर रहा है। वो कोइची को रोकती है और उससे कहती है कि वो उस लड़की का पीछा करना बंद कर दे, नहीं तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कोइची उससे पूछता है कि सभी लोग उसे क्यों रोक रहे हैं, तो वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके जाने के बाद कोइची मिसाकी के पास जाता है और उसे टच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिसाकी कोई घोस्ट नहीं है बल्कि एक लड़की है। जब वो दूसरी लड़की ये देखती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ का कांच टूट जाता है और वो लड़की डर के मारे पीछे कूदती है, जिससे एक पॉइंटेड चीज उसके आर पार हो जाती है और इससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। कोइची ये देख के काफी डर जाता है और मिसाकी अपना आई पैच हटाती है। वो उस लड़की की तरफ देखती है और कोइची उसकी आंखों में देखता है कि उस लड़की के अंदर से कोई काला पदार्थ निकल रहा है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो वो उसे बताती है कि ये एक डेथ ऑरा है और उस लड़की की मौत हो चुकी है। इससे हमें पता चलता है कि मिसाकी अपनी उस आंख से देख सकती थी कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। तभी वहाँ पे कोइची के क्लासमेट्स आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। उससे कहते हैं कि उसके रूल तोड़ने के कारण आज उन्होंने एक लड़की को खो दिया है, यानी वो सभी अब खतरे में हैं और किसी की भी मौत हो सकती है। उसके बाद कोइची हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो नर्स से मिलता है, जो उसे बताती है कि वो उसी के एक क्लासमेट की बहन है। अगले दिन कोइची उस नर्स के भाई से उस कर्ज के बारे में पूछता है, तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। तभी उसका ताइशी नाम का क्लासमेट उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहता है कि वो मिसाकी के बारे में कुछ भी ना पूछे, क्योंकि उसकी वजह से स्कूल में अब खतरा बढ़ गया है। ये सुन के कोइची समझ जाता है कि मिसाकी वहाँ पे पढ़ने वाली एक लड़की है जिसे सब जानते हैं, लेकिन ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो मर चुकी है। कोइची उससे कहता है कि वो इस सब की वजह जानना चाहता है, इसीलिए वो उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता। कोइची फिर हॉस्पिटल में जाता है उस नर्स से मिलने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके भाई ने उससे मिलने के लिए मना किया है। वो नर्स जब लिफ्ट में होती है तो अचानक वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिससे उस नर्स की मौत हो जाती है। कोइची ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने 2 मौतें हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद कोइची जब स्कूल जाता है तो वो अपनी क्लास में एंटर करता है और तभी उसके टीचर शांत हो जाते हैं और सभी बच्चे उसे इग्नोर करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो मिसाकी को इग्नोर कर रहे थे। इससे कोइची समझ जाता है कि वो भी मिसाकी की तरह एक नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन बन चुका है। स्कूल खत्म होने के बाद वो मिसाकी के पास जाता है उससे मिलने के लिए। उससे पूछता है कि आखिर स्कूल में ये सब क्यों हो रहा है, तो मिसाकी उसे बताती है कि इस साल के स्टार्टिंग में स्कूल में चिट में सबके नाम लिख दिए गए थे ताकि वो नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन को चूज कर सके। उसमें एक लड़की का नाम आया था, लेकिन वो टास्क करने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसने वॉलंटियर करके उस लड़की की जगह खुद को नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन बनने के लिए कहा और उसकी ये बात टीचर और स्टूडेंट्स मान गए और उसे इग्नोर करने लगे। उन सभी का मानना था कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। उसने उनके रूल को तोड़ा है, इसीलिए वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और 2 मौतें हो चुकी हैं और इसीलिए उसे स्कूल में पनिशमेंट दी गई है, तभी सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। ये सब सुन के कोइची को और जिज्ञासा होती है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्यों हो रहा है। कोइची मिसाकी से हाथ मिला लेता है और उससे कहता है कि वो दोनों मिलकर इस बात का पता लगाएंगे। उसके बाद वो दोनों जाकर उस लाइब्रेरियन से मिलते हैं और उस कर्ज के बारे में पूछते हैं। लाइब्रेरियन शिबाकी उन्हें बताता है कि 1972 में वो 3rd ग्रेड क्लास का टीचर हुआ करता था। तभी उनकी एक फेवरेट स्टूडेंट की मौत हो गई थी और उसने सबसे कहा था कि वो प्रिटेंड करे कि वो लड़की अब भी क्लास में है और उसके अगले साल से ही 3rd ग्रेड के स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स की मौत होनी शुरू हो गई। वो क्लास खत्म होने के बाद उसने नोटिस किया कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेंच थी जिसमें कौन बैठा हुआ था इस बारे में किसी को भी कुछ याद नहीं था। उन्होंने इस बारे में रिसर्च किया और उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चली। वो क्लास में सबसे घुल मिल जाता था, लेकिन क्लास खत्म होते ही सभी उसके बारे में भूल जाते थे। उस बच्चे का नाम स्कूल के हर रिकॉर्ड से भी गायब हो जाया करता था और इसीलिए अगले साल में उन्हें अगला मुर्दा स्टूडेंट ज्वाइन करता था। इस कर्ज के चलते वहाँ पे कई सारे मौतें होने लगी थी, इसीलिए उसने और बाकी टीचर्स ने मिलकर इसका एक निवारण निकाला कि वो हर साल किसी एक स्टूडेंट को लिविंग डेड डिक्लेयर करके उसे इग्नोर करते हैं और पूरे साल वो लोग उस स्टूडेंट से ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा कि वो कभी हो ही ना। वो एक्स्ट्रा लिविंग डेड स्टूडेंट कोई भी हो सकता है और जो भी लिविंग डेड होता
होता है उसे खुद नहीं पता होता कि वो लिविंग डेड है। उनका ये तरीका काम कर गया था और सालों से मौतें नहीं हो रही थी। इसीलिए 3rd ग्रेड में इस रूल को हमेशा फॉलो किया जाता है और अगर इस रूल को तोड़ा जाएगा तो फिर से वहाँ पे पैरानॉर्मल हत्याएं शुरू हो जाएंगी। कोइची ये सब जान के काफी हैरान हो जाता है और वो मिसाकी से कहता है कि वो इस कर्स को तोड़ के रहेगा। वो अपने आप पे शक करने लगता है कि कहीं वो ही तो लिविंग डेड स्टूडेंट नहीं है। मिसाकी उससे कहती है कि वो डेड नहीं है क्योंकि वो अपनी आंखों से मुर्दों को पहचान सकती है। कुछ दिनों बाद 3rd ग्रेड के क्लास टीचर जब अपने घर में होते हैं तो अचानक उनका पैर फिसलता है और उनकी मौत हो जाती है और उसी दिन एक एक्सीडेंट के कारण एक स्टूडेंट की भी मौत हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी ये कर्स रुका नहीं है। ये खबर सुन के कोइची और मिसाकी काफी हैरान हो जाते हैं और वो रिकॉर्ड रूम में जाके 3rd ग्रेड के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड निकालने लगते हैं। कोइची को वहाँ पे एक रिकॉर्ड में उसकी मासी का नाम दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो भी यहाँ पे स्टूडेंट रह चुकी है और वो उसी साल 3rd ग्रेड में आई थी जिस साल उसकी माँ की मौत हुई थी। ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी माँ की मौत का कारण भी यही कर्स है। मिसाकी को वहाँ पे एक फाइल मिलती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की तस्वीर थी। वो रिकॉर्ड पढ़ के उसे पता चलता है कि वहाँ 5 स्टूडेंट ट्रेनिंग पे गए हुए थे और उन 5 की ही मौत हो गई थी, लेकिन मौत के बाद भी वो स्कूल आए थे। इसके बाद वो दोनों स्कूल की उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाने का तय करते हैं। सालों पहले 3rd ग्रेड का क्लासरूम उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में ही हुआ करता था। वो उसके अंदर जाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। तभी कोइची को एक कैसेट मिलता है जिसे वो दोनों सुनने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये कैसेट 1983 की है और किसी सीनियर बच्चे ने जूनियर्स के लिए इसे रिकॉर्ड किया था। उसने बताया था कि इस कर्स को कैसे तोड़ा जा सकता है। वो कहता है कि अगर किसी को भी ये कर्स खत्म करना है तो उन्हें उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को जान से मारना होगा जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं और ऐसा करने से वो एक्स्ट्रा लिविंग डेड पर्सन अपनी दुनिया में चला जाएगा। इस बात का पता उसे इसीलिए चला क्योंकि उसकी लड़ाई उसी लिविंग डेड स्टूडेंट से हो गई थी और गलती से उसने उसे मार डाला था और ये कर्स टूट गया था। अगले दिन जब वो वहाँ पे आया तो उसकी लाश वहाँ से गायब हो गई थी और सभी बच्चे उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ भूल गए थे। इससे पहले वो ये सब भूलता उसने एक कैसेट रिकॉर्ड कर ली और वहीं पे छुपा दी ताकि किसी की उससे मदद हो सके। ये सुन के कोइची और मियोको हैरान हो जाते हैं। तभी कोइची की मासी उन्हें अपने क्लासरूम में बुलाती है और सबसे कहती है कि अब ये नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन नहीं है क्योंकि इन्हें इग्नोर करने के बाद भी लोग मर ही रहे हैं, तो इन्हें इग्नोर करने का अब कोई फायदा नहीं है। उन्हें ये भी बताती है कि स्कूल में एक ट्रेनिंग ट्रिप रखी गई है जैसा कि 1983 के बैच में हुआ था। तभी उस ट्रिप पे जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कोइची और मियोको ये जानते थे कि ट्रिप की वजह से ये मौतें नहीं रुकी थी बल्कि वहाँ पे हुए मर्डर की वजह से रुकी थी। कुछ देर बाद कोइची मियोको को बताता है कि जो उनकी क्लास टीचर है वही उसकी आंट है, लेकिन उसकी आंट ने उसे मना किया था ये बात किसी को बताने के लिए, पर वो उसकी दोस्त है इसीलिए वो उसे बता रहा है। कुछ दिनों बाद 3rd ग्रेड के स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग में जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए और वहाँ पे वो लाइब्रेरियन और कोइची की मासी भी होती हैं। जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि मियोको को बहुत डांटती है। वो उससे कहती है कि वो जो मौतें हो रही हैं वो उसी की वजह से हो रही हैं क्योंकि अगर वो कोइची से बात नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। मियोको उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब उस नर्स का भाई मुजीनो ये सब देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो दोनों उनसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कोइची के रूम में जाता है जहाँ उसे वो कैसेट मिलती है और जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कर्स कैसे टूटेगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो किसी भी एक स्टूडेंट को मारेंगे। उसी रात को वहाँ पे एक बल्ब अपने आप टूट के गिर जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। कोइची और मियोको जब अपने रूम में जाते हैं तो मियोको अपने आंख से पट्टे को हटा देती है। कोइची जब अपना बैग चेक करता है तो उसे वो कैसेट वहाँ पे नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी कैसेट किसी ने चुरा ली है। तभी वहाँ पे उनका एक क्लासमेट आता है और उन्हें बताता है कि किसी ने एक स्टूडेंट को मार डाला है। ये सुन के वो दोनों उस लड़के की लाश के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी कोइची को कोई पीछे से बुलाता है तो वो रुक जाता है और तभी उस नर्स का भाई उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता था। इधर मियोको और वो लड़का जब नीचे पहुंचते हैं तो उस पर एक लड़की हमला कर देती है, लेकिन तभी तार टूटने के कारण एक लड़के को शॉक लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के मियोको काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है और उसका पीछा वो लड़की करती है उसे मारने के लिए, पर तभी अचानक उस लड़की के सर के आगे एक तार आती है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उस लड़की की भी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर उस नर्स का भाई कोइची के पीछे पड़ गया था और वो उसे जान से मारना चाहता था। तभी उस बिल्डिंग में अचानक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उस नर्स का भाई वहीं पे मारा जाता है। तभी मिसाकी की नजर कोइची की मासी पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करने लगती है।
जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो कोइची मिसाकी को हर जगह ढूंढने लगता है। कोइची उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो मिसाकी उससे कहती है कि वो बिल्डिंग के अंदर ही है और वो उसके पास ना आए। कोइची उसकी एक नहीं सुनता और जलती हुई बिल्डिंग के अंदर जाता है उसे बचाने के लिए। उसके पीछे वो लाइब्रेरियन भी आता है और तभी वो दोनों मिसाकी को देखते हैं जो कि किसी को जान से मारने वाली थी। कोइची जब उस पर्सन को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मासी थी। यानी इस बार कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर एक्स्ट्रा लिविंग डेड पर्सन था। वो लाइब्रेरियन मिसाकी को रोकता है और उससे कहता है कि वो उसे ना मारे और काइची की मासी को अपने साथ ले जाता है। मिसाकी और कोइची भी उनका पीछा करते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो दोनों खिड़की के पास खड़े हैं। मिसाकी को डेड ऑरा उन दोनों पे दिखता है जिससे वो समझ जाती है कि उन दोनों की मौत होने वाली है। तभी वो लाइब्रेरियन नीचे आग में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और राइको मासी वहां पे लटक जाती है जिसे बचाने के लिए कोइची आगे बढ़ता है। तभी मैं देखती है कि वो डेड ऑरा कोइची के ऊपर भी आ रहा है। वो कोइची को ये बात बताती है लेकिन कोइची अपनी मासी को मरने नहीं दे सकता था। राइको जब ये सुनती है कि कोइची की जान खतरे में है तो वो खुद हाथ छोड़ के नीचे कूद जाती है जिससे वो कर्ज खत्म हो सके। उसके मरने के बाद कोइची बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी मिसाकी उससे मिलने आती है जो उसे बताती है कि उन दोनों के अलावा सभी उसकी मासी के बारे में भूल गए हैं और यहाँ तक कि किसी रिकॉर्ड में भी उनका नाम नहीं है। दोस्तों कोइची ये सुन के समझ जाता है कि ये कर्ज ना कि डेड पर्सन को वापस लाता है बल्कि वो उनकी मेमोरीज को भी इरेज कर देता है क्योंकि कोइची को खुद उसकी मासी के मौत के बारे में याद नहीं था जिनको मरे हुए 2 साल हो चुके थे। उसके बाद कोइची और मैं मिलकर अपने जूनियर्स के लिए एक कैसेट को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो उन्हें उस कर्ज के बारे में आगाह कर सकें और उन्हें बता सके कि उसका तोड़ क्या है। अक्टूबर में कोइची के पिता इंडिया से वापस आ जाते हैं, इसलिए वो मिसाकी से अलविदा लेता है और वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में हमें 14 साल बाद यानी 2012 का समय दिखाया जाता है जहां पे एक 3rd ग्रेड की लड़की को कोइची की रिकॉर्डेड कैसेट मिलती है और उनका क्लास टीचर चिबिकी होता है जो कि बहुत साल पहले मारा गया था। यानी वो इस साल का एक्स्ट्रा पर्सन है और उसे खुद ये बात नहीं पता और उसकी वजह से वहाँ पे मौत के सिलसिले शुरू हो सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये कर्ज जो शुरू हुआ था वो चिबिकी की वजह से हुआ था। उसकी एक चहेती स्टूडेंट की मौत के बाद वो उसे भूल नहीं पाया था, इसीलिए उसने अपने क्लास के बच्चों को कहा था कि वो उस लड़की को इमेजिन करे और सोचे कि वो क्लास में ही है। जब वो सभी उस डेड पर्सन को याद करने लगे तो अचानक उसकी आत्मा वहां पर आ गई और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पे शुरू हो गई जिससे एक कर्ज चालू हुआ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।